गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोहर के मॉडल की कमियां, लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल। प्यारे बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट है। रदरफोर्ड के जो मॉडल में कमियां थी उसे जो है नील्स बोहर ने सुधारा था, और अब जो है बोहर के मॉडल की हमने कमियां देखनी है बच्चों। यद्यपि जो है बोहर ने स्पेक्ट्रम में बहुत काम किया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, ठीक है बच्चों, और फिर भी जो है इनके मॉडल में कुछ कमियां रह गई बच्चों। और मुख्य कमियों को मैं यहाँ पर पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको समझाऊंगा। पहला है बच्चों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहला है यह सिद्धांत, जो ये सिद्धांत है या जो ये मॉडल है, यह सिद्धांत केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की व्याख्या कर सका। ठीक है बच्चों, इन्होंने केवल जो है जो एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु हैं उनकी व्याख्या की, जटिल परमाणुओं की स्पेक्ट्रमों की व्याख्या नहीं कर पाया। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, अब आपको बताते हैं एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु, सॉरी बच्चों, कभी बोलने में गलती हो जाती है। एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु कौन कौन से हैं, ठीक है बच्चों, वो उन्हीं की व्याख्या कर पाया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जानते हैं आप, पहला है हाइड्रोजन, ये देखो H11, ठीक है बच्चों, इसके समस्थानिक हाइड्रोजन प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ये देखो बच्चों, हाइड्रोजन ही तो है बच्चों, ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि इन सब के परमाणु क्रमांक कितने हैं, Z = 1, Z = 1। ठीक है बच्चों, तो इनमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन बराबर इसमें भी 1, इलेक्ट्रॉन इसमें भी कितने हो जाएंगे 1, और इलेक्ट्रॉन इसमें भी कितने हो जाएंगे 1। ठीक है बच्चों, हमें प्रोटॉन भी उतने हो जाएंगे, हमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल किससे मतलब है, इलेक्ट्रॉन से। तो एक इलेक्ट्रॉन वाले, एक तो ये हो गया बच्चों, पहला एग्जाम्पल आपके पास क्या हो गया, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की तो व्याख्या की ही है ना उन्होंने। दूसरा, यदि लिथियम है हमारे पास, ठीक है, लिथियम, ठीक है। अब देखिए बच्चों, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों, Z बराबर कितना है, 3 है। ठीक है, इधर देखिए, Z बराबर कितना है बच्चों, 3 है। अब यदि जो है ये लिथियम क्या कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉनों को दे देता है,
2 इलेक्ट्रॉनों को दे देता है, +2। ठीक है बच्चों। तो परमाणु क्रमांक तो 3 ही है इसका, लेकिन यहाँ पर जो Z बराबर 3 है, अब इसने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इसमें 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए। इलेक्ट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा, 1। बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन थे, Z बराबर 3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1। इसकी भी व्याख्या कर सकता है, इसके स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी कर सकता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद द्विआयनित, सॉरी बच्चों यहाँ पर जो है, हाँ ये लिथियम हो गया बच्चों। ठीक है, हाँ ठीक है बच्चों, लिथियम हो गया। और एक दूसरा भी है, आपको भी याद आना चाहिए बच्चों, हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा बच्चों, हाइड्रोजन हीलियम दूसरे नंबर पर आता है बच्चों, लिथियम तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है बच्चों। हीलियम की भी व्याख्या कर देगा। अगर हीलियम क्या कर दे, यदि हीलियम क्या कर दे, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे। ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रॉन कितने थे बच्चों, ये देखिए बच्चों, ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन कितने थे बच्चों, 2। एक इलेक्ट्रॉन जब देगा तो तभी तो एक धनावेश आएगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 धनावेश आएगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन देते तो लिथियम में तो 1 बच गया। अब जो है हीलियम के पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों, इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। अब इनकी ही व्याख्या कर सका बच्चों। ठीक है। रदरफोर्ड, सॉरी बच्चों, बोहर का जो मॉडल है या बोहर के सिद्धांत के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन वाले जो परमाणु हैं उनकी ही व्याख्या हो सके बच्चों। ठीक है। और अगर जो जटिल परमाणु हैं जिनका परमाणु क्रमांक ज़्यादा है उनके स्पेक्ट्रमों की व्याख्या नहीं कर पाया। ठीक है बच्चों। जटिल परमाणुओं या जटिल परमाणु होंगे तो उनका परमाणु क्रमांक क्या होगा, ज़्यादा होगा, उनकी व्याख्या, उनके स्पेक्ट्रमों की व्याख्या ये नहीं कर पाया बच्चों। ठीक है बच्चों। अब दूसरा, ठीक है बच्चों, एक एक कर मैं आपको समझा भी रहा हूँ और आपको ये नोट्स भी बनाने हैं, याद भी करने हैं बच्चों। दूसरा क्या है, जो स्पेक्ट्रमी रेखा है। ठीक है बच्चों। जब किसी स्पेक्ट्रमी रेखा को किससे देखा, उच्च विभेदन क्षमता। ठीक है बच्चों। उच्च विभेदन क्षमता के स्पेक्ट्रोदर्शी, जो स्पेक्ट्रम देखेगा, स्पेक्ट्रमदर्शी। अब उन्होंने क्या किया, जो स्पेक्ट्रमी रेखा थी उसको उन्होंने क्या किया बच्चों, किससे देखा, स्पेक्ट्रमदर्शी से देखा। तो उन्होंने देखा कि इसमें बहुत सारी रेखाएं हैं बच्चों, बाद में ये पता चला। ठीक है बच्चों। स्पेक्ट्रमी रेखा को जो हम देखते हैं तो उसमें एक ही रेखा नहीं होती, उसमें बहुत सारी रेखाएं होती हैं बच्चों, वो उसकी व्याख्या नहीं कर पाया। ठीक है बच्चों। जब किसी स्पेक्ट्रम रेखा को से देखा जाता है तो उसमें बहुत धूमिल रेखाएं होती हैं, और भी होती हैं बच्चों, धूमिल रेखाएं होती हैं। ठीक है, आप इसको समझाऊंगा मैं। रेखाएं होती हैं। ठीक है। यह मॉडल इसको नहीं समझा पाया, यह मॉडल इसको नहीं समझा सका। ठीक है बच्चों। ये भी तो कमी हो गई बच्चों। ठीक है। अब होता क्या है बच्चों,
थोड़ा आप यहाँ पे ध्यान देंगे। कोई स्पेक्ट्रम वाली जो कोई रेखा है, उन्होंने तो केवल क्या किया, ये देखो बच्चों इस प्रकार से, ये देखिए ये एक रेखा है, ठीक है, ये एक रेखा है बच्चों। इसको हमने जब जो है किससे देखा, स्पेक्ट्रमदर्शी से देखा, स्पेक्ट्रम दर्शी से देखा उन्होंने इसको। तो क्या पाया गया बच्चों, इसमें बहुत सी क्या हैं धूमिल रेखाएं भी हैं इसमें, ठीक है बच्चों। एक ही रेखा नहीं है, ये एकल रेखा नहीं है, इसमें बहुत सारी जो है धूमिल रेखाएं भी हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या नहीं कर पाया बच्चों, बोहर जो है मॉडल इसको समझा नहीं पाया, उन्होंने केवल एकल रेखा को देखा। उन्होंने जो इसमें और बहुत सारी धूमिल रेखाएं थी बच्चों, उसको वो क्या नहीं कर पाए, उसकी व्याख्या नहीं कर पाए, ठीक है बच्चों। तो दूसरा नियम हो गया, जब किसी स्पेक्ट्रल रेखा को उच्च विभेदन क्षमता के स्पेक्ट्रोदर्शी से देखा गया तो उसमें क्या हुआ, बहुत सारे सूक्ष्म धूमिल रेखाएं पाई गई, ठीक है। तो वो सिद्धांत या वो ये मॉडल इसको क्या नहीं कर पाया, इसकी व्याख्या नहीं कर पाया बच्चों, ठीक है बच्चों। अब बच्चों तीसरा है इसमें जो इसका ड्रॉबैक है, लिमिटेशंस है, तीसरा है बच्चों। तो तीसरा क्या है, स्पेक्ट्रमी रेखाओं, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता के बारे में, तीव्रता के बारे में नहीं बताया, ठीक है बच्चों। जो तीव्रता है इस प्रकार से बच्चों, बहुत सारी रेखाएं हैं, अब उनकी तीव्रताएं, तो ये देखो बच्चों इस प्रकार से ये रेखाएं हैं बच्चों, इस प्रकार से मैं बना देता हूँ, ये रेखाएं हैं जैसे, ठीक है। तो इनकी तीव्रता के बारे में वो बता नहीं पाया बच्चों। स्पेक्ट्रम रेखाओं की जो तीव्रता है, जो इंटेंसिटी है, वो क्या होती है, क्या सबकी एक होती है या अलग अलग होती है, उनकी तुलना नहीं कर पाए बच्चों, ठीक है बच्चों। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की आपेक्षित तीव्रताएं क्या होती हैं, किसी की कम होगी, किसी की ज़्यादा होगी, ठीक है बच्चों। तो इसकी व्याख्या भी ये नहीं कर पाया। जो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्पेक्ट्रमी रेखा, ठीक है बच्चों। तो बहुत सारी स्पेक्ट्रमी रेखा होंगी, तो उसकी भी व्याख्या नहीं कर पाया, मतलब उनकी तीव्रता, आपेक्षिक तीव्रता कितनी है, अर्थात एक के सापेक्ष दूसरे की तीव्रता कितनी है, उसके बारे में भी ये सिद्धांत कुछ नहीं बता पाया बच्चों, ठीक है बच्चों। अब चौथा है, चौथा थोड़ा सा जो है आप आगे पढ़ेंगे बच्चों इसको, चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र में क्या होती है, चुंबकीय, ये जो है स्पेक्ट्रमी रेखाएं टूट जाती हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। किसमें, अगर चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, या ये देखो बच्चों, तो ये स्पेक्ट्रमी रेखा क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। और वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो है स्पेक्ट्रमी रेखाओं को क्या कर देगा, इस प्रकार से ब्रेक कर देगा बच्चों, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा, स्पेक्ट्रमी रेखाओं को क्या कर देगा, तोड़ देगा बच्चों, ठीक है बच्चों। इनको कहते हैं, ये जो आगे पढ़ेंगे बच्चों, इनको कहते हैं आप जीमन प्रभाव, जीमन प्रभाव। आप बीएससी में पढ़ेंगे या एमएससी में पढ़ेंगे बच्चों इसको, जीमन प्रभाव या स्टार्क प्रभाव, स्टार्क प्रभाव, ठीक है बच्चों। तो इनकी भी व्याख्या नहीं कर पाया, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र में जो स्पेक्ट्रमी रेखाओं के अन्य रेखाओं में टूटने, ये अन्य रेखाओं में क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी, एक रेखा से बहुत सारी रेखाएं बन जाएंगी, और इनको कहते हैं जीमन और स्टार्क प्रभाव,
तो इसकी व्याख्या भी ये कर नहीं पाया। किसकी व्याख्या? जीमन प्रभाव व स्टार्क प्रभाव, इसकी व्याख्या ये मॉडल नहीं कर पाता है। प्रभाव, ये देखिए बच्चों, थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। जीमन प्रभाव व स्टार्क प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहा। व्याख्या करने में असफल रहा। ये मॉडल इन दो प्रभावों को नहीं समझा पाया। क्या है बच्चों ये? जब स्पेक्ट्रमी रेखाएं जो हैं क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं हम इसमें, तो वो रेखाएं जो हैं क्या हो जाती हैं, अन्य रेखाओं में टूट जाती हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, इसको नहीं समझा, इसको जीमन प्रभाव और स्टार्क प्रभाव कहते हैं। इसको भी ये मॉडल समझा नहीं पाया बच्चों। ठीक है, अब अगला है पॉइंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है बच्चों, परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में, एक एक पॉइंट समझेंगे बच्चों और याद भी हो जाएंगे बच्चों आपको। परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्या होगा। ठीक है बच्चों, ऊर्जा तो बता दी उन्होंने। इलेक्ट्रॉनों के वितरण को भी नहीं समझा पाया, को नहीं समझा पाया। ठीक है बच्चों, बेटा परमाणु के जो विभिन्न कक्षाएं होती हैं उनमें उन्होंने बता तो दिया था कि ऊर्जा कितनी होती है और उसका जो एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने कितने होते हैं वो तो नहीं बताए बच्चों। और ये कितने होते हैं आपको बता देते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पर जो है परमाणु में, मैं आपको इसको क्लियर करा देता हूं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में 2n², ये देखो बच्चों, 2n² की दर से वितरित होते हैं। ठीक है बच्चों, आप नोट्स भी बना देंगे, आपको केमिस्ट्री में भी काम आएंगे। अब देखो बच्चों, यहां देखो बच्चों, अब मैं बता देता हूं बच्चों। ये देखिए 1 2, ये देखिए ऊपर कर रहा हूं मैं, 3 और 4। ठीक है, पहली कक्षा के L M N। ठीक है, फिलहाल इतना बता देते हैं। ठीक है बच्चों, पहली कक्षा तो मुख्य क्वांटम संख्या 1 या कक्षा की संख्या 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 4। ठीक है बच्चों, और कितनी होगी पहली कक्षा में? 2n² से। बताओ बच्चों, इस सूत्र में मान लो n का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, तो 1 का वर्ग 1 होगा तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरी कक्षा में क्या हो जाएंगे बच्चों? 2 गुणांगे 2 का वर्ग हो जाएगा, n की जगह 2 रख देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएंगे। तीसरी कक्षा में 2 गुणा क्या हो जाए 3 का वर्ग हो जाएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा बच्चों 3 का वर्ग 9 दूनी 18। चौथी कक्षा 2 गुणांगे 4 का वर्ग हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। इतने इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है, लेकिन जो है ये मॉडल जो है इनको नहीं बता पाया। इलेक्ट्रॉनों के वितरण के संबंध में कोई सूचना ही नहीं मिलती है इस मॉडल से। यद्यपि परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में ऊर्जा बता दी बच्चों, ठीक है, ऊर्जा के बारे में तो बताया उन्होंने, ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम भी बताया उन्होंने,
क्या होता है, वो H/2 का पूर्ण गुणज होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्या होना चाहिए उसको वो समझा नहीं पाए। ठीक है बच्चों, अगला जो है छठवां पॉइंट जो है और लास्ट पॉइंट जो है इसका है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति जो होती है ये मॉडल कोई सूचना नहीं देता है। ठीक है बच्चों, कोई सूचना ही नहीं मिलती इस मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन क्या है, तरंग है। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की सूचना नहीं मिलती बच्चों। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की सूचना, जानकारी, ठीक है बच्चों, नहीं देता है। ये मॉडल इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की सूचना नहीं देता है। ठीक है बच्चों, और आप अच्छे प्रकार से जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, मैटर वेव है। ठीक है बच्चों, वो मैटर भी है, कण भी है और तरंग भी है। लेकिन ये मॉडल जो है कहीं पर ऐसा नहीं कहता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, तरंग है, या हमें ऐसा कहीं नहीं लगा है इस मॉडल को पढ़ने से कि इलेक्ट्रॉन क्या है, तरंग की भांति व्यवहार कर रहा है। तो ये भी इनका फेल्योर है, ये भी इनका क्या है, लिमिटेशंस हैं। तो बच्चों मैंने 6 लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स इसके बताए हैं। तो बच्चों आपको मैंने समझा दिया है। तो बच्चों आप जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और लाइक करें यदि आपको अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।